तो स्वागत है आप सबका द विरल लखानी शो पे। वीडियो शुरू करने से पहले द बेसिक्स, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और ग्रुप ए में फर्स्ट पे फिनिश किया। वैसे भी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाइड थी लेकिन फर्स्ट फिनिश किया है न्यूजीलैंड को हरा के। अभी वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारी सेमीफाइनल है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इस मैच की बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टॉस से। न्यूजीलैंड ने मिचेल सेंटर ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया, जो कि 50-50 फैसला था। इस पेज पे पहले बैटिंग करने का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों थे, बॉलिंग करने के भी डिसएडवांटेज एडवांटेज दोनों थे। एंड दोनों टीम क्वालिफाइड होने के बाद उनको अपने अपने कॉम्बिनेशन शायद ट्राई करने होंगे। तो मिचेल सेंटर को शायद पहले बॉलिंग करने का फैसला अपने फेवर में लगा एंड विच वॉज नॉट दैट मच रॉन्ग डिसीजन। बॉलिंग करना उतना बुरा नहीं था उस पिच पे, क्योंकि डबल पेस थी, स्लो हो सकती थी। पहले शायद रोक देते तो शायद चीज़ इजीली हो जाता, उसने ऐसा सोचा होगा, इसलिए उसने पहले बॉलिंग ली। और जब रोहित शर्मा को पूछा गया कि भाई तू टॉस जीता तो तू क्या करता, तो रोहित शर्मा ने बोला कि भाई टॉस अगर मैं जीता तो मेरे को बैटिंग ही करनी थी। आई थिंक रोहित शर्मा ये माइंड गेम्स खेल रहा है, पता नहीं वो नेचुरल जैसा होता है वैसे ही बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने भी यही बोला था टॉस हार के भी हाँ हमको तो यही करना था, पहले बॉलिंग ही करनी थी। न्यूजीलैंड के सामने भी यही बोला, लेकिन इस बार थोड़ा मुझे लगा सही है कि पहली दो मैच में हम चेस कर रहे थे तो अच्छा हुआ कि पहले बैटिंग आगे, शायद सेमीफाइनल या फाइनल में हमारी पहले बैटिंग आ जाए तो हम थोड़ा यूज टू हो। तो हमारी पहले बैटिंग आई एंड अगेन न्यूजीलैंड आते ही पता नहीं क्या वो हो जाता है। सेम स्टोरी एज 2017, 19 एंड 23। हमारी पहली 3 विकेट जल्दी गिर गई। वो सब लोग को वो फ्लैशबैक आए होंगे 17, 19 और 2023 के। वही हुआ। मैट हेनरी क्या बॉलिंग कर रहा था। मैट हेनरी वैसे भी बहुत जोरदार बॉलर है, लेकिन इंडिया के सामने आते ही पता नहीं क्या होता है, मतलब बेस्ट निकलता है उसका। और मतलब वो ना मैट हेनरी है, मोहम्मद शामी, ये ऐसे प्लेयर है ना, उनका बॉलिंग एक्शन आउट स्विंग और इन स्विंग के लिए सेम है, तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वो लोग डालते हैं ना, तो ऐसा आउट स्विंग और इन स्विंग कैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेम बॉलिंग एक्शन से आउट स्विंग भी डाल सकते हैं, इन स्विंग भी डाल सकते हैं। और वही हुआ, शुभमन गिल को मस्त इन स्विंग डाल रहा था, जब विराट कोहली आया तो सेम लाइन पे आउट स्विंग डाल रहा था। और पहली विकेट शुभमन गिल की बहुत जल्दी गिर गई 2 रन पे। इन स्विंग आया मस्त, उसने शफल कर दिया था, बैलेंस गया और एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, प्लम्ब आउट था। उसके बाद विराट कोहली आया, सामने के छोर पे रोहित शर्मा था, थोड़ा स्टार्ट ले लिया था उसने, एक चौका एक छक्का मैट हेनरी को ही मारा था और वो इंटेंट उसका जैसे कि हर बार दिखता है इस बार भी दिख गया था। लेकिन अगेन पिच शुरू होते ही दिख रहा था कि थोड़ा स्लो है, बॉल फंस रहे थे। रोहित शर्मा के भी पुल शॉट थोड़े कच्चे कच्चे लग रहे थे। विराट कोहली ने भी जो एक आधा चौका मारा ऑन द अप, वो भी थोड़ा कच्चा लगा था एंड वही हुआ, रोहित शर्मा पुल शॉट पे आउट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूं कि अभी ऐसा सेम विराट कोहली कवर ड्राइव मारने जाता और आउट हो गया तो ऑफ में, जहां पे हम उसको इतना बोलते भी ऑफ का बॉल छोड़ दे, ऑफ का बॉल छोड़ दे, अगर कवर ड्राइव तेरा बेस्ट शॉट है तो वीक स्पॉट भी ऑफ साइड ही है। ऐसा सेम रोहित शर्मा के साथ भी होता है। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो रोहित शर्मा बहुत बार पुल शॉट खेलते हुए आउट हो गया, पर डक करके निकल जाता है, किसी का ज्यादा ध्यान नहीं आता है। तो आज भी वही हुआ, हालांकि उसकी ज्यादा गलती नहीं थी, बॉल ज्यादा इतना फंस रहा था और वो शॉट ऑन था, मतलब मारना ही था उसको पुल शॉट उसमें, और कच्चा शॉट लग गया। और काइल जेमिसन ने भी क्या सामने की छोर पे मैट हेनरी को पूरा वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बहुत सही बॉलिंग कर रहा था, लाइन एंड लेंथ जर्रा भी मिस नहीं हो रही थी। और यही एक बेस्ट टीम की क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड टीम की। मतलब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। पहले स्पेल से लेके, आई थिंक पहले बॉल से लेके आखिरी ओवर तक दोनों टीम ने बहुत ही कम ऐसी बॉल डाली जो कि बुरी थी, और काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं विराट कोहली की विकेट पे फिलिप्स। क्या कैच पकड़ा फिलिप्स ने, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है, फिलिप्स ने पिछले 2-3 साल में अपना नाम कर लिया है फील्डिंग में। अभी 15 दिन पहले ही पाकिस्तान के सामने उसने ऐसा सेम कैच पकड़ा था, और उसके हमने आगे की भी बहुत क्लिप्स देखी है। वो एक सबसे फ्लाइंग फील्डर है, मतलब बॉल अगर इधर उसका रीच पे नहीं आ रहा है तो पूरा उड़ के ही कूद रहा हो ना, वैसा वाला फीलिंग आता है। और उसने क्या कैच पकड़ा, वो शॉट पे अगर मैं थोड़ा आऊँ, ठीक है कि नो डाउट कैच बहुत जोरदार था, अगर और कोई फील्डर होता तो चौका ही हो जाता, लेकिन एक बार के लिए अगर उस चीज को मैं साइड में रखूं तो क्या विराट कोहली वो बॉल को शायद छोड़ सकता था या ऑन द जाने की जगह पे ग्राउंड पे खेल सकता था, क्योंकि वो पूरा हाफ वॉली भी नहीं था, ठीक है, ना ही मिडल में गिरा था। वो एक ऐसी जगह पे गिरा था कि जहां पे अगर तुम एग्रेसिवली खेलने जाओगे तो बॉल हवा में ही जाएगा। नो डाउट गैप में था, फिलिप्स ने कैच इतना जोरदार पकड़ लिया, बैट्समैन की गलती नहीं कहलानी चाहिए, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद क्या विराट कोहली वो बॉल को लेफ्ट कर सकता था या आराम से खेल सकता था, ज्यादा बॉल देख के एक डिबेट का पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस मैच का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं था,
कि दोनों टीम क्वालिफाइड थी, इसलिए शायद ऐसे पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक पॉइंट ज़रूर है। लेकिन 3 विकेट हमारे जल्दी गिर गए, फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल बीच में आए, और एक तरीके से देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अच्छा हुआ कि भाई हम देख तो लेते हैं कि हमारे पहले 3 प्लेयर आउट हो जाने के बाद हमारा मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता है बिफोर सेमीफाइनल और फाइनल। एंड ये फिर से लोग तो बोलेंगे कि भाई 2023 का फ्लैशबैक ही लगा फाइनल का, लेकिन गेम की नीड तो थी, वो गेम को थोड़ा स्लो करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर वहां पे चौथी या 5वीं विकेट अगर जल्दी गिर जाती तो मैच 100 रन में ही हमारा दब जाता, तो वो नीड थी। और वही श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने किया, 1-2 रन पहले लिए, बहुत ही गेम दब गया, और ऐसा भी नहीं था कि बुरे बॉल को ना मारा हो, बुरे बॉल डाले ही नहीं है। फिर धीरे धीरे उन्होंने गेम को पेस करना चालू किया, अच्छे अच्छे पार्टनरशिप बनाई और थोड़ा फिर खुलना चालू किया और चौके छक्के मारे। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो सारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग डाली, लेकिन द मेन अप्रिसिएशन आई विल गिव इट टू मिचेल सैंटनर। क्या बॉलर है वो, क्या स्पिनर है, मतलब उसने जिस तरीके से बॉलिंग की, और मतलब इतने सालों से करते ही आ रहा है, लेकिन मतलब उसने कुछ 10 ओवर में कितने 35 रन दिए, और उसके भी ऊपर उसका जो लाइन एंड लेंथ पकड़ना है 6 बॉल में, 6 के 6 बॉल एक ही जगह पे डालते हैं, और आज तो बाउंस एंड टर्न दोनों था, इतना बॉल टर्न हो रहा था और हिलने का मौका ही नहीं दे रहा था। और मिचेल सैंटनर की एक और चीज है जो कि वो अपनी स्ट्रेंथ में यूज करता है, वो जब बॉलिंग करना डिलीवर करना शुरू करता है, अंपायर के आगे निकलता है, डिलीवर करते करते तो उसको बैट्समैन को ऐसा कि भाई अभी बॉल डाल, अभी कितना टाइम लगेगा, ऐसा डालते डालते तो उसको और 2 सेकंड लग जाते हैं, जो कि उसके एडवांटेज में बहुत आता है, क्योंकि अगर किसी बैट्समैन ने उसको स्टडी नहीं किया है तो अपने शॉट में अर्ली ही आ जाएगा, या तो वो गोड़ी चढ़ा देगा, मारने जाएगा, या तो वो फॉल हो जाएगा तो इधर स्टंपिंग हो जाएगा, कॉट बिहाइंड हो जाएगा। लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, गेम की जो नीड थी उसके हिसाब से शुरू में थोड़ा उसको स्लो खेलना पड़ा, लेकिन फिर चौका छक्का मार के उसने ट्राई किया कि 100 की स्ट्राइक रेट पे आ जाए। सामने के छोटे से अक्षर पटेल भी थोड़ा उसने चालू कर दिया था, नो डाउट आई थिंक कुछ 75 या 65 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, लेकिन उसको शायद 100 की स्ट्राइक रेट पे वो कन्वर्ट कर देता, लेकिन वहां पे बहुत अनफॉर्चुनेट विकेट गिर गई अक्षर पटेल की। रचिन रविंद्र की बॉलिंग में विकेट वाला बॉल नहीं था, लेकिन अक्षर पटेल का टॉप एज लग गया, एंड अगेन विलियमसन 100 कैच। आज तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने डिसाइड ही किया था कि भाई 2 हाथ का यूज ही नहीं करना है। जाडेजा का कैच भी विलियमसन ने 1 हैंड पकड़ा, ये भी 1 हैंड, मतलब सारे कैच। और वो जो अक्षर पटेल का कैच था वो इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि बहुत पूरी मैच में दिखा, दोपहर की सन की रोशनी की वजह से या लाइटिंग की वजह से बहुत प्लेयर को ना कैच पकड़ने के बाद ये कंप्लेन कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि यार लाइटिंग आ रही है, और विलियमसन को भी शायद यही हुआ शुरू में, स्टिल उसने एक हाथ डाल के क्या कैच पकड़ लिया। फिर उसके बाद आया हार्दिक पांड्या, लेकिन हार्दिक पांड्या सेट हो या कुछ करे उसके पहले ही सामने के छोर से विकेट गिरना शुरू हो गई। श्रेयस अय्यर आउट हो गया, उसके बाद जाडेजा भी थोड़ा सेट हो, एक आधा चौका मारा, उसके बाद जाडेजा भी आउट हो गया, जैसे कि बोला विलियमसन ने कैच पकड़ा। लेकिन नो डाउट बैटिंग करना इजी नहीं था। हार्दिक पांड्या ने 45 बॉल में ही 45 रन मारे, लेकिन जो वो 45 रन है ना, उसी ने हमको मैच जीता है। वरुण चक्रवर्ती ने जो बॉलिंग डाली, बाकी सबने भी की, लेकिन वो 180 पे या 190 पे गेम दब गया होता, ज्यादा से ज्यादा हम 200 या 210 बनाते। लेकिन हार्दिक पांड्या ने पीछे जो रन मारे वो एक ही ओवर में आई थिंक 16-17 रन जो मारे, एंड शमी को स्ट्राइक ना देके खुद अपने पास स्ट्राइक रखी, और उसने जो रन बनाए एंड में हम 249 तक पहुंचे, वो हार्दिक पांड्या के 45 रन की वजह से वो यहाँ पे बहुत काम में आ गए, और उसका वेटेज मतलब बहुत ज्यादा है। एंड ओवरऑल न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत सही रही, सारे बॉलर स्पॉट ऑन थे सिवाय ब्रेसवेल को छोड़ के। ब्रेसवेल थोड़ा एक्सपेंसिव था, आई थिंक कुछ 10 ओवर में उसने 61 रन दिए, और मतलब डाले भी उसने थोड़े बीच में बुरे बॉल शॉर्ट पिच डाल रहा था, जहाँ पे सारे बॉलर ने उसको टारगेट किया। श्रेयस अय्यर हो, जाडेजा ने भी, अक्षर पटेल ने भी, सबने उसको मारा। तो होता है, मतलब थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर किसी ना किसी एक बॉलर में तो रहता है, लेकिन ऑल इन ऑल न्यूजीलैंड की बॉलिंग एकदम स्पॉट ऑन रही, और दोनों टीम की मैच ना एकदम ये 50-50 मैच है। यही स्टैंडर्ड है, यही बड़ी टीम की क्वालिटी है। मतलब हेड ऑन हेड जब ऐसी टीम इकट्ठा होती है ना, तो तुमको वो क्रिकेट फील्ड पे वो स्किल्स, वो माइंडसेट, वो प्लेयर का कैरेक्टर, वो सब दिखता है। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश और ऐसी टीम को इनसे सीखना चाहिए सच में, कि यार कैसे तुमको A1 गेम लेके आनी होती है A1 टीमों के सामने या किसी भी टीम के सामने। तो इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई 249 पे, 250 का टारगेट था। एक तरीके से देखा जाए तो चैलेंजिंग टारगेट था, इजी विन नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गेम हमारे हाथ में पूरा नहीं है।
एंड जो हमने प्लान किया था वही हुआ। हमने हर्षित राणा को ड्रॉप करके वरुण चक्रवर्ती को इन किया था और हम 4 स्पिनर लेके गए थे और सिर्फ 2 फास्टर लेके गए थे, ये सोच के कि हम पहले बैटिंग करेंगे और जब वो सामने वाली टीम चेस करना आएगी तब पिच और स्लो हो जाएगा, टर्न एंड बाउंस मिलेगा, तब हमारे स्पिनर इन पे चढ़ जाएंगे, और वही हुआ। और इंडिया की बॉलिंग की मैं बात शुरू करूं, उसमें वरुण चक्रवर्ती क्या बॉलिंग की उसने, जैसे कि मेरे आगे की वीडियो में भी मैंने बोला था, जब टीम सिलेक्शन हुआ था वरुण चक्रवर्ती को इन किया था, इट वॉज अ वेरी राइट डिसीजन। इन 11 में वो नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में भी इतना फ्रेश दिख रहा था, इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वो दिख रहा है उसको, उसके वेरिएशन पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, उसके बॉलिंग करने के तरीके से भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं मैं विकेट निकाल सकता हूँ। और आज वही हुआ। जैसी उसने बॉलिंग की है, यंग को जो बोल्ड किया, विलियमसन को जो स्टंपिंग किया, बाकी की जो भी विकेट, लेकिन उस पे भी जो उसका बॉलिंग पे उसका कंट्रोल था, हिम बीइंग एक तरीके से देखा जाए तो व्रिस्ट स्पिनर ही है, उसमें उनका कंट्रोल इतना परफेक्ट रहना बहुत अच्छी बात है। जो ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर होते हैं ना, उनके कंट्रोल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू व्रिस्ट स्पिनर, लेकिन यहाँ पे इसने मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था वरुण चक्रवर्ती का, ज्यादा उसने ऐसे कोई बॉल डाले ही नहीं है। इंडिया की बॉलिंग की और न्यूजीलैंड की बैटिंग की पहले से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले रचिन रविंद्रा और विलियंग बैटिंग पे आए, एंड यहाँ से शमी और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की शुरुआत की। दोनों बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, शमी बीइंग शमी एकदम प्रॉपर बॉलिंग कर रहा था, हार्दिक पांड्या ने भी बहुत सही बॉलिंग की। फिर पहले रचिन रविंद्रा की विकेट गिरी और अक्षर पटेल ने क्या कैच पकड़ा थर्ड मैन पे आके। जिस तरीके से कैच पकड़ने के बाद उसने पीछे देखा, मुझे दो क्या तो या तो किसी से क्राउड ने बोला था कि भाई तेरे से कैच नहीं होगा, या तो मुझे लगता है किसी वो पानी जो देने आता है या फिर कोच हो जाए ना, उसके साथ बात कर रहा था और उसको घूम के गाली दे रहा था कि भाई तू बात कर रहा था, मेरा कैच जुट जाता यहाँ पे, ऐसा हो जाता। मतलब थोड़ा ऐसा मुझे लगा वो पीछे घूम के क्यों ही देख रहा था। लेकिन दोनों गुज्जू ने मिल के पहले तो रचिन रविंद्रा की विकेट ले ली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट थी। रचिन रविंद्रा जिस फॉर्म में है और जिस तरीके से खेलते हैं, अगर लंबा टिक जाता ही कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले उसकी विकेट ले ली। फिर दूसरी विकेट गिरी विलियम की, कुछ पता ही नहीं चला विलियम को। मतलब वरुण चक्रवर्ती ने जब बॉल डाला, पूरा वो थोड़ा ऑफ स्टंप के भी बाहर गिरा, वहां से टर्न लेके गया अंदर, थोड़ा इनसाइड लिया और बोल्ड, क्या बॉल डाला। फिर उसके बाद आए विलियमसन और मिचेल, जो कि अभी न्यूजीलैंड की एक तरीके से देखा जाए तो मेन पार्टनरशिप या मेन जोड़ी है, और उनको ब्रेक करना बहुत जरूरी था क्योंकि उन दोनों में कैपेबिलिटीज है ये टारगेट चेस करने का। एंड वहां पे विलियमसन के लोगों को 2 कैचेस पता हो गए, लेकिन 3 कैचेस छूटे, 2 केएल राहुल से और एक वरुण चक्रवर्ती से भी छूटा था कैच। वो कैचेबल था, वरुण चक्रवर्ती था इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई इससे नहीं पकड़ा जाता, अदरवाइज वो कैच तो था क्योंकि 2 हाथ के बीच से गया है। और वहीं पे हम केएल राहुल की कीपिंग पे भी आते हैं, थोड़े फ्लॉज है उसके कीपिंग में, लेकिन अगेन यार ये ना डिबेट है। मतलब इसमें ना ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं कि ऋषभ पंत टीम में नहीं आ सकता है। ऋषभ पंत के भी कीपिंग के किस्से ऐसे ही रहे, थोड़ा 80-20, राहुल के भी कीपिंग के 80-20 रहे, लेकिन हमको जो मिडिल ऑर्डर में वो सॉलिडारिटी चाहिए ना, हम उसके पीछे ज्यादा जा रहे हैं रादर देन ये ऋषभ पंत का जो थोड़ा रिस्की है, मारा तो मारा वरना आउट हो गया, ठीक है। और ऋषभ पंत की बात निकली तो आज तो उसकी जरूरत भी दिखी, ठीक है, क्योंकि दिख गया कि अगर हमारी पहली 3 विकेट जल्दी गिर जाती है तो बड़ा स्कोर करने में हमको अभी भी डिफिकल्टीज हो रही है। नो डाउट श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने संभाला, लेकिन मान लो अगर वहां पे वो लोग संभालने के बाद जो उनका प्लानिंग था कि पीछे मार लेंगे, लेकिन अगर पीछे कोई मार नहीं पाता तो, जैसे कि 2023 की फाइनल में हुआ था, वहां पे ना ऋषभ पंत की जरूरत बहुत हो जाती है, क्योंकि वो डिस्पाइट ऑफ सिचुएशन, पिच एंड गेम, वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है, और अगर वो क्लिक हो गई तो मतलब ट्रेविस हेड जैसा है, मारना शुरू किया तो मारता ही रहेगा। सो इट विल बी अ पॉइंट ऑफ डिबेट। मतलब आई थिंक इंडियन ड्रेसिंग रूम में ये बात चली रही होगी कि यार 3 विकेट गिरने के बाद वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, कोई बात नहीं मैच हम जीत गए, लेकिन क्या करना है थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि केएल राहुल से 2 कैच छूटे भी है और विलियमसन के कैच थे यार। मतलब ये 250 जैसा टारगेट चेस करते टाइम ना विलियमसन ही एक विकेट है, मैच इतना डीप जाता ही नहीं। ये जो कुछ 40-50 रन से जीते वो शायद हमको 100-150 रन पे ही ऑल आउट कर देते, क्योंकि विलियमसन का 20 रन पे ही कैच छोड़ा था अक्षर पटेल की ओवर में। लोग बोल रहे इतना डिफिकल्ट है कि, पर नहीं यार, ऐसे कैचेस तो आएंगे मैच में, ऐसे ही तो कैचेस आएंगे यार। केएल राहुल का खुद का नहीं पकड़ा लेथम ने, ऐसे ही कैचेस आएंगे। दूसरा जो कैच था अराउंड कुछ 75-80 के आसपास, वो भी ऐसा ही था। और मतलब ऐसे कैचेस तो पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि और मतलब ये ना कैसा है कि मैच का रिजल्ट क्या भी हो ना, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैच इतना क्लोज था, लेकिन फिर भी किसी ने पैनिक या नर्वसनेस नहीं आई हुई किसी में, लोग आराम से रिलैक्स होकर मैच देख रहे थे। लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो कि ये फाइनल होते हैं, सेमीफाइनल होता तो ये कितनी कॉस्टली मिस्टेक हो जाती केएल राहुल की,
मान लो ट्रेविस हेड का ऐसा कैच छोड़ दिया होता सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसने मार दी होती सेंचुरी, वैसा वाला है। तो बात होगा, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन जरूर होगा केएल राहुल का कीपिंग का, क्या डिसीजन लेते हैं वो पता नहीं, शायद उससे ही कंटिन्यू करवाए, क्योंकि इवेंचुअली मैच जीते हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन कोई चेंज करना नहीं चाहता है। लेकिन अगर ऋषभ पंत भी अंदर आता है तो इट वुड बी नॉट अ बैड डिसीजन। हाँ, तो लेकिन फिर भी विलियमसन और मिचेल बीच में खेल रहे थे एंड मिचेल खेल ही नहीं पाया, ही वॉज नॉट एबल टू गेट गोइंग। शुरुआत से 9 बॉल से 0 था, 1-2 रन ले रहा था, बीच में मारने की कोशिश की लेकिन मार ही नहीं पाया और इवेंचुअली एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। और मिचेल के रिव्यू के टाइम पे पता नहीं क्या हो गया था, मतलब वो उसने पहले रिव्यू लिया, फिर वो अंपायर का एक बार चेहरा दिखाया कि भाई रिव्यू लेना शुरू किया, फिर पता नहीं अंपायर का चेहरा चला गया एंड बस पूरे ग्राउंड में ढोल नगारे बज रहे थे, सब लोग ऐसे खड़े थे कि भाई रिव्यू सिस्टम को क्या हो, जल्दी डिसीजन क्यों नहीं दे रहा है। वो अपना गुजराती के नवरात्रि के गरबा में होता था ना, वैसा वाला हो गया है कि म्यूजिक बज रहा है, अचानक म्यूजिक स्टॉप हो गया, सिर्फ ढोल नगारा बज रहा है, किसी की गाड़ी की चाबी खो गई या किसी का बच्चा खो गया तो कैसा अनाउंसमेंट करता है और आसपास सिर्फ ढोल नगारे बजते रहते हैं, वैसा वाला हो गया था मिचेल के रिव्यू के टाइम पे। लेकिन इवेंचुअली वो डेड प्लम लगी रहा था और मिचेल आउट हो गया। वहां पे आई थिंक न्यूजीलैंड ने एक गलती कर दी, जब विलियम आउट हुआ तब उनको शायद टॉम लेथम को भेजना चाहिए था, वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन भी होता एंड क्या पता मैच अगर क्लोज होता तो मिचेल अपनी अटैकिंग गेम खेल पाता जो कि उसकी नेचुरल गेम है। क्योंकि मिचेल के आउट होने के बाद जैसे ही टॉम लेथम आया दिख रहा था 2-3 ओवर तक कि स्ट्राइक रोटेशन अभी इजी हो गया है और वो होता ही है। लेफ्टी राइटी जब खेलना शुरू करते हैं तो बॉलर को अपनी लाइन एंड लेंथ चेंज करनी पड़ती है, फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है, देयर आर लॉट ऑफ रनिंग गोइंग ओवर इन द फील्ड, तो वो आगे पीछे होता है, तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत इजी हो गया था। तो आई थिंक न्यूजीलैंड ने वहां पे ट्रिक मिस कर दी। विलियम के आउट होने के बाद मिचेल की जगह पे टॉम लेथम को आना चाहिए था। फिर टॉम लेथम और विलियमसन ने, मतलब लग रहा था ऐसा कि लंबी पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन टॉम लेथम ने जो शॉट मारा, मतलब एरर ऑफ जजमेंट, मतलब जरूरत नहीं थी उस टाइम पे कुछ रिवर्स स्वीप मारने की वैसे, और वो भी टॉम लेथम जैसे प्लेयर को, सीनियर बंदा है न्यूजीलैंड का, मतलब उसको पता होना चाहिए कि यार 250 जितना स्कोर है, मेरी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड नहीं है अभी भी 1-2 रन करके गेम को जितना क्लोज ले जाए इतना फायदा है। लेकिन वहां पे उसने रिवर्स स्वीप मारी जाडेजा के सामने और वो आउट हो गया और वहां से एक तरीके से गेम खुल गया। फिर फिलिप्स आया, फिलिप्स है अटैकिंग प्लेयर, उसकी भी विकेट लेने की जरूरत थी, लेकिन फिर वहां कॉन्फिडेंस था कि यार ऐसे बंदे भी मारने जाएगा ना तो आउट हो जाएगा और वही हुआ। छक्का मारने के बाद फिलिप्स भी आउट हो गया, फिर ब्रेसवेल की भी विकेट गिर गई एंड फिर बस सामने के छोर पे भी विलियमसन की विकेट कब गिरे उसके ऊपर था और इवेंचुअली 80 या 89 के आसपास विलियमसन की भी विकेट गिर गई। आगे आके अक्षर पटेल को मारने गया और कभी पीछे आया ही नहीं, मतलब राहुल ने आई थिंक, मतलब वो लाइव में तो पता ही भी नहीं चला कि भाई राहुल ने स्टंपिंग किया भी है कि नहीं, सीधी एडवर्टाइजमेंट आ गई, एडवर्टाइजमेंट तक लोग वेट कर रहे थे कि भाई राहुल तूने स्टंपिंग में वो बेल्स निकाली है कि नहीं, पीछे से ऐसा ना आ जाए वो थर्ड एम्पायर बोले कि अभी तक राहुल ने बेल्स ही नहीं निकाली, विलियमसन को बुलाओ वापस। लेकिन हाँ, फिर वो विलियमसन का स्टंपिंग हो गया एंड वहां से गेम एक तरीके से पूरी डेड ही हो गई। एंड में मिचेल सेंटर ने थोड़ी फाइट दी, उसने 2 छक्के 1 चौके ऐसा मारा, लेकिन कभी भी ऐसा डर या डाउट नहीं आया कि यार ये मैच हम हार सकते हैं, क्लोज भी जाएगा। मतलब 1 विकेट का सवाल था और हमारे पास सिर्फ 2 ही फास्टर की ओवर्स निकालनी थी, वैसा वाला था। चलिए आखिर की 6-7 ओवर में अभी भी हमारे 3-4 स्पिनर डाल सकते थे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जडेजा, ये सभी डालने वाले थे, सबकी आई थिंक 1-1 ओवर बाकी थी। लेकिन मिचेल सेंटर को क्या बोल्ड मारा वरुण चक्रवर्ती ने, मतलब द वेरिएशन ही हैज, रशीद खान जैसा ही है, 6 बॉल पे 6 अलग अलग वेरिएशन है उसके पास, ऐसा लग रहा है। मतलब आया स्पिनर, सीधा डाल दिया फास्ट खटक करके, थोड़ा अंदर आया और निकाल दिया उसका ऑफ स्टंप बाहर, देखता रह गया वो आगे पीछे भी क्या हो गया ये मेरे साथ। एंड वरुण चक्रवर्ती के साथ साथ बाकी सबने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, जडेजा, अक्षर पटेल तो भाई पावर प्ले से शुरू करके 22 ओवर तक हिलने ही नहीं दिया है उसने किसी को। विलियमसन ने हर चीज ट्राई कर ली, मिचेल ने हर चीज ट्राई कर ली अक्षर पटेल के सामने, लेकिन कुछ स्कोप ही नहीं था, मार्जिन ऑफ एरर 0 ही था, 1 बॉल भी बुरा नहीं था। विलियमसन को बाहर हट के ऑफ में उसको कुछ रिस्क लेना पड़ा था, मारे उसने अच्छे इनसाइड आउट शॉट मारे, लेकिन दोज वर ऑल एट सेक ऑफ विकेट, रिस्क ले लेके मार रहा था वो। जाडेजा ने भी सेम, मतलब एकदम प्रॉपर पिच का टर्न एंड बाउंस का यूज किया सारे स्पिनर्स ने। एंड वरुण चक्रवर्ती आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच भी एंड डिजर्विंगली। और ये भी अभी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया होगा, हेडेक हो गया होगा गंभीर और रोहित शर्मा के लिए कि अभी सेमीफाइनल में जाके क्या करना है, क्योंकि पिच तो हमारे लिए यही रहने वाली है, सेमीफाइनल फाइनल दोनों में अगर हम फाइनल तक जाते हैं तो दुबई रहने वाली है। दुबई की पिच हमेशा यही होती है, स्लो ही रहती है, टर्न एंड बाउंस मिलता ही है। तो अभी क्या वो सोच रहे हो क्या कर रहे हैं, हम यही डिसीजन के साथ स्टिक करें या फिर हर्षित राणा को बुला दे। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस कॉम्बिनेशन के साथ हमको जाना चाहिए।
क्योंकि अगर पिच ये रहने वाली है तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी स्ट्रगल करेंगे लाइक न्यूजीलैंड अगेंस्ट ऑल दी स्पिनर्स। 4 में से किसी एक को अगर आगे पीछे हो जाए तो 3 के सामने तो स्ट्रगल करेंगे ही। सिर्फ एक सेकंड थर्ड लोगों को थॉट आ सकता है कि मान लो स्पिनर के लिए फिर उस दिन नहीं रहा, फास्टर की ही गेम है, तो तीसरा फास्टर कौन है? हार्दिक पांड्या और शमी। और हार्दिक पांड्या अगर अपना बेस्ट गेम नहीं दे पाया तो, क्योंकि मेन फास्ट बॉलर नहीं है वो, मतलब ऑलराउंडर है, उस दिन फिर मैं बोलूंगा विराट कोहली को रेडी रहना पड़ेगा। तू डाल देना भाई 2-3 ओवर अपनी मीडियम फास्टर, तू वैसे भी है तेरे पास वो गोल्डन टच या जो भी बोलो, एक आधा विकेट तू ले लेगा, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए। लेकिन अगर ऐसी नीड आती है तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वरुण चक्रवर्ती इस टीम में रहे। बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, बहुत फ्रेश दिख रहा है, बहुत इंटेंट के साथ दिख रहा है। उसका वो जो मोमेंटम बना है ना, वो पूरा मोमेंटम को हम यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। क्या पता हमको सेमीफाइनल फाइनल जीता के मैन ऑफ द सीरीज ले जाए वरुण चक्रवर्ती, उतना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो फिर एंड में ऑल आउट हो गए आई थिंक वो लोग। वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट ली एंड कुलदीप यादव ने आखिर की वो विलियम ओरुके की विकेट ली और वहां पे मैच खत्म हो गई एंड इंडिया मैच जीत गया है 50 रन से। आई थिंक कुछ 200 पे न्यूजीलैंड ने फिनिश किया और हमने टॉप पे क्वालिफाई किया है। अभी हमारी सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया के सामने। 2023 के फ्लैशबैक लोगों को आने शुरू हो ही गए होंगे। सेमीफाइनल है सिर्फ, मतलब अपने लिए तो दोनों मैच हिस्टोरिकली हो जाने वाले थे। या ऑस्ट्रेलिया के सामने आते या साउथ अफ्रीका के सामने आता। साउथ अफ्रीका के सामने आती तो लोग उनके बदले की बात करने लगते। 6 महीने पुरानी मैच है वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप की। तो यस, अभी 2 दिन में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल है, इधर ही दुबई में, और वहां पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरी सेमीफाइनल होगी पाकिस्तान में। बहुत ही मस्त 2 मैचेस होने वाले। जो डिजर्विंग 4 टीम होनी चाहिए आई थिंक वही सेमीफाइनल में आई है। देखने में बहुत मजा आने वाला है। कुछ भी प्रिडिक्शन करना विल बी टू अर्ली। सब अपने दिल की बात रख सकते हैं यार, मैं जो चाहता हूँ वो टीम जीते। हम सब इंडिया वाले तो वही चाहेंगे कि हमारी टीम ही जीते। तो लेकिन वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच में पता चल ही जाएगा। वो एक बंदा है लेफ्ट हैंडर, ठीक है, मतलब उसको तो मुझे लगता है वर्ल्डमोट जैसा हो गया उसका तो हैरी पॉटर में, कि भाई ये वो बंदा है जिसका नाम नहीं लिया जाता इंडिया में। ऐसे घाव दिए उसने, और आई होप सेमीफाइनल में ऐसा कोई घाव ना आए उसकी ओर से, इजी विन हो अंटिल द फाइनल। लेकिन वो 2 दिन में पता चल ही जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल खत्म होने के बाद हम दोबारा मिलेंगे। लेकिन तब तक इंडिया के लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए।